हेलो स्टूडेंट्स, ए वार्म वेलकम टू विजय कुमार माय न्यू क्लासरूम। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th के लिए इंग्लिश की आंसर की के बाद हिंदी की आंसर की। हमने पहले जो इंग्लिश की आंसर की सोल्व की है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा के देख सकते हैं। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th के लिए हिंदी का सेट सी। हम सेट सी सोल्व करने वाले हैं, तो लेट्स स्टार्ट। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल विजय कुमार माय न्यू क्लासरूम को, ताकि फ्यूचर में आने वाली सभी ऐसी आंसर कीज़ और वीडियो लिंक्स आपको मिल सकें। और ज्वाइन कर लीजिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, भेज दीजिए आपका नाम, क्लास और स्कूल नेम और ज्वाइन हो जाइए हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर सभी सब्जेक्ट्स का स्टडी मटेरियल उपलब्ध है। लेट्स स्टार्ट अवर पेपर। तो खंड क में हमारा पहला क्वेश्चन था दोहा छंद का लक्षण लिखिए। तो दोहा छंद की हमें इसमें डेफिनेशन ही लिखनी थी, लक्षण एक ही बात है। तो क्या होती है दोहा छंद की परिभाषा है लक्षण? दोहा मात्रिक अर्धसम छंद है। इसमें कुल 4 चरण होते हैं। इसके पहले व तीसरे चरण में 13 मात्राएं तथा दूसरे व चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, इसमें 4 चरण होते हैं। तीसरे में और पहले में 13 और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार इस छंद की प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्रा हुई? 24 मात्राएं हो गई। प्रत्येक पंक्ति के अंत में अर्थात दूसरे और चौथे चरण के अंत में लघु होना अनिवार्य है। इसका एक उदाहरण भी देना था आपको, तो क्या लिखेंगे? करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। ये जो करत करत अभ्यास ते, इसमें 13 मात्राएं हैं इस लाइन में, और जड़मति होत सुजान में 13 मात्राएं हैं। तो 13 और 11 कितनी हो गई? 24। तो हमें ऐसे लिखना था लघु, इसके करत करत अभ्यास ते लिखेंगे तो लघु का निशान, फिर एस वाला जो हमारा गुरु का निशान, ऐसे करके हमको प्रदर्शित करना था पेपर में, तभी हमको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो जल्दी से बच्चे कमेंट कर दीजिए जिनका 2 मार्क्स का क्वेश्चन राइट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। विद्यालय में स्वच्छ जल की व्यवस्था करवाने के बारे में मुख्याध्यापक को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो विद्यालय में जल की व्यवस्था कराने के लिए हमें मुख्याध्यापक को एक प्रार्थना पत्र लिखना था। तो कैसे लिखेंगे? स्टार्टिंग में सभी को पता है, सेवा में श्रीमान जी, स्कूल का नाम, फिर ये जो अपनी होती है स्कूल का नाम, जगह का नाम, फिर हम विषय लिखते हैं, फिर दिनांक लिखते हैं, फिर कहते हैं श्रीमान जी, और फिर एक लाइन छोड़ के नीचे स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे हम? तो क्या लिखेंगे? मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10वीं में पढ़ता हूँ। मैं आपका ध्यान हमारे विद्यालय में पीने की पानी की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। विद्यालय में एक वाटर कूलर है जो कई दिनों से खराब पड़ा है। और मेरी तरह अन्य विद्यार्थी सुबह अपने साथ पानी की बोतल लेकर आते हैं। जब वह बोतल समाप्त हो जाती तो उसके बाद बहुत परेशानी होती है। इतनी गर्मी में बिना पानी के बहुत तकलीफ होती है। आपसे प्रार्थना है कि आप विद्यार्थियों की इस समस्या पर अवश्य ध्यान देंगे। आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखना है, फिर अपना नाम लिखना है, फिर क्लास, अनुक्रमांक और दिनांक। फिर आपको इसके 5 क्वेश्चन मिलेंगे। तो जल्दी से कमेंट कीजिए ये क्वेश्चन में किसका ठीक है। तो इसके अलावा हमें एक और हमें एप्लीकेशन दी थी, मोबाइल गेम्स का दुष्परिणाम बताते हुए छोटे भाई को पत्र लिखना है। देखिए, हिंदी में हमने जो ऑफिशियल लेटर होते हैं, ये जो हम हमेशा प्रिंसिपल को ही लिखते हैं, और जो अनऑफिशियल होते हैं मतलब घर के बारे में होते हैं, हम इनको छोटे भाई को, मम्मी को, पापा को लिखने होते थे, अलग तरह से लिखने होते हैं। इसमें हमें फुल एड्रेस लिखना होता है, पिता के लिए प्यार, माता के लिए प्यार, ये शब्दों का यूज़ करना होता है। तो ठीक है, तो हमें इस जो हमारी ये एप्लीकेशन है कि मोबाइल गेम्स का दुष्परिणाम, तो इस एप्लीकेशन को कैसे स्टार्ट करना है तो अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कैसे करना है इसको स्टार्टिंग में आपको अपना एड्रेस लिखना है। इसमें आप एड्रेस कुछ भी लिख सकते हैं, 47/48 विकास नगर, उत्तर नगर, दिल्ली, जो भी आपका जो पिन कोड है वो वगैरह सब कुछ लिख सकते हैं। फिर जो हमारी मेन हेडिंग होती है वे लिखना होती है। एक एड्रेस के बाद हमें लाइन स्पेस देनी है, गैप देना है एक लाइन का, फिर स्टार्ट करना है मेरे प्यारे छोटे भाई पंकज, जो आपके भाई का नाम है वो लिख दीजिए। विषय लिखना है, फिर मोबाइल फ़ोन का दुरुपयोग न करने की सलाह देते हुए पत्र लिखना है। तो फिर इस एक लाइन का फिर गैप देना है। तो आप मेरे छोटे भाई लिख दिया तो ठीक है, नहीं तो मेरे छोटे भाई इसके बाद भी लिख सकते हैं। फिर स्टार्ट करेंगे। मोबाइल फ़ोन आजकल हर व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। हर किसी के लिए आज के समय में मोबाइल इतना आवश्यक हो गया है कि उन्हें अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं रहता। लेकिन ये बात भी सच है, अगर आप किसी भी चीज़ का आवश्यकता से अधिक इस्तेमाल करते हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। मोबाइल फ़ोन भी उनमें से एक है। फ़ोन से निकलने वाले रेडिएशन से
कैंसर का खतरा हो सकता है। अगर आप अपने मोबाइल को फ़ोन को पूरा दिन अपनी जेब में रखते हैं तो ट्यूमर होने की आशंका हो सकती है। तो आप ऐसे ही जो भी एप्लीकेशन लिखी हुई है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल ऐसे लिख के आनी थी, नहीं तो आप अपने आप से जो इसकी मेन हेडिंग हो है जो विषय के बाद लिखी है, आप अगर आपने आप से ही बनाई है कि आपको ये नहीं करना चाहिए भैया जी, फ़ोन नहीं छेड़ना चाहिए, तो बिल्कुल राइट होगी। और तो जल्दी से कमेंट कीजिए जो हमारा 5 मार्क्स का एप्लीकेशन का है किस किस का ठीक है, ये वाला भी ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वाला डिस्कस करते हैं। उसमें क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, ये भी 5 मार्क्स का है। फर्स्ट है हमारा पर्यावरण संरक्षण, इंटरनेट का महत्व, योग और स्वास्थ्य, विद्यार्थी और अनुशासन, मेरा प्रिय नेता। आप कमेंट करके लिखिए आपने कौन सा लिखा है। पर्यावरण संरक्षण पे हम अब इस वीडियो में इस निबंध पर हम बात करेंगे। तो इस निबंध में क्या है, तो इस निबंध में जो हमें पिक्चर में दिख रहा कि जिस स्थान पर हम रहते हैं उसके आसपास का वातावरण ही पर्यावरण कहलाता है। आज के युग में पर्यावरण की शुद्धता प्रश्न चिन्ह लग गया है। फिर इसके लास्ट में हमें दिखाया जाए यदि हम चाहते हैं कि धरती स्वर्ग सी बनी रहे तो इसके लिए हम पर्यावरण को शुद्ध एवं सुरक्षित रखना पड़ेगा। तो वैसे 5 मार्क्स का जो पिक्चर में आपको दिख रहा है हमको यही करना था। जो भी लिखा है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जल्दी से बता दीजिए आपके इस निबंध में भी इस जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है आपके कितने मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। खंड ब है। अब एक हमें काव्यांश दे रखा है, काव्यांश में से हमें क्या बताना है, हमें इसका कुछ प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो एक बार काव्यांश पढ़ लेते हैं। नाथ शंभु धनु भजन निहारा, होई कोहू एक दास तुम्हारा, आयेशु कहा कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, सेवकु सो जग कर सवकाई, अरि करनी करी करई लड़ाई, सुनहु राम जोई शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। ठीक है, तो ये हमें एक काव्यांश दे रखा है। इसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि प्रस्तुत काव्यांश के कवि, एक कविता का नाम लिखिए आप। तो बिल्कुल इजी है। इसके कवि कौन है, तुलसीदास हमारा फर्स्ट ही सेकंड पोएम है। फर्स्ट इसका कवि फर्स्ट क्वेश्चन है इसी में। तो कवि का नाम क्या है, तुलसीदास, और कविता का नाम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसमें राम लक्ष्मण के परशुराम संवाद से लिया गया है। इसका प्रश्न जो सेकंड क्वेश्चन, अब प्रस्तुत काव्यांश में निहित भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। ये 2 मार्क्स का है और कवि और कविता का नाम 1 मार्क्स का था, तो ये 3 मार्क्स का टोटल है हमारा। तो इसमें क्या पूछा है कि निहित काव्यांश में निहित भाव सौंदर्य है, मतलब जो इसमें बताया गया है, भाव बताया गया है, किस चीज़ का वर्णन किया गया है वो हमें बताना है। तो पहले आप लिख सकते हैं कि यह पंक्तियाँ हमारी क्षितिज भाग 2 में संकलित कविता तुलसीदास राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से ली गई है। इसमें जब राम जी मतलब धनुष तोड़ देते हैं, शिव धनुष तोड़ देते हैं, तो परशुराम आते हैं और उन दोनों के बीच संवाद है। तो क्या संवाद है, फर्स्ट लाइन दे रखी है, नाथ शंभु धनु भजन निहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। मतलब जिसने ये शिव धनुष तोड़ा है आपका कोई दास ही होगा। आयुषु कहा कही किन मोही, सुनी रिसाए बोले मनी कोही। कि आयुषु कहा कही किन मोही, मतलब कोई भी हो राम जी क्या कहते हैं कि आपका ही दास है, जो जिसने धनुष को तोड़ा है ये आपका ही दास है। सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, ये सुनते ही मुनि है क्रोधी हो गए। कोही का मतलब होता है क्रोधी, वे क्रोधी हो गए। सेवकु सो जो करे सेवकाई, जो परशुराम कहते हैं सेवक वो होता है जो सेवा करे। अरि करनी करी करी लड़ाई, वो शत्रु का काम नहीं करता, जैसे लड़ाई करता शत्रु तो शत्रु का काम थोड़ी ना करता सेवक। सुनहु राम जो ही शिव धनु तोरा, अब परशुराम कहते हैं कि जिसने ये शिव धनुष तोड़ा है, सहस बाहु समसो रिपु मोरा, जैसे शस्त्र बाहु के उसने मतलब जो 100 भुजाएं थी वो काट दिया था, दुश्मन था परशुराम का, उसकी ही तरह राम जी भी जिसने शिव धनुष तोड़ा है वो भी दुश्मन हो जाएंगे। मतलब स्टार्टिंग में से जो अब मैंने बताया है कि एक लाइन की जो भावार्थ बताया है वो आपको लिखना है। आपको इसके फिर 3 मार्क्स मिलेंगे। तो जल्दी से कमेंट कीजिए ये क्वेश्चन भी किस किस का ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ये कविताओं में से आया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कन्यादान कविता का मूल भाव स्पष्ट करिए। जो कन्यादान कविता है उसका मूल भाव हमें स्पष्ट करना है। तो कन्यादान किसके द्वारा रचित है, ऋतुराज के द्वारा। तो इसमें हमें क्या क्या बताया जाता है कि, तो आप इस क्वेश्चन में क्या लिखोगे,
तीन मार्क्स का है तो भाई आपको थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा पिछले वाले से। प्रस्तुत कविता में माँ की शिक्षा के माध्यम से नारी जागृति की भावना को उजागर किया गया है। मतलब माँ अपनी बेटी को सीख दे रही है, जो नारी है उसकी शक्ति को जागृति की भावना को उजागर किया है। कवि का मुख्य उद्देश्य नारी को उसके बंधन की बेड़ियों और उनके कारणों को समझना है। कवि का मत है कि नारी का सौंदर्य, प्रशंसा, वस्त्र, गहने आदि उसको गुलाम बनाने के नए नए ढंग है। नारी इन्हीं बंधनों के बंधन में फंसकर अपना व्यक्तित्व ही भूल जाती है। कभी कभी उसे पुरुषों के द्वारा जलकर मरने के लिए विवश किया जाता है। मतलब इसमें बताया गया है कुछ जो कन्याएं हैं उनकी शादी कर दी जाती है, वे दहेज नहीं देते हैं, ज़्यादा मात्रा में दे नहीं पाते तो उसको जला देते हैं। तो आप पोएम पढ़िए। हमारे पोएम में क्या है कि रोटी जलाने के लिए आग सेकने के लिए है, जलाने के लिए नहीं। मतलब दहेज में माँ कहती है कि जो दहेज नहीं देते हैं और जो जला देते हैं, मतलब तुम रोटी जो आग है उसको रोटी सेकने के लिए काम लेना। अपने आप पे जो तुमको जलाएं तो उस जो ये कुप्रथा है कि दहेज न देने पर जला देना, तो इसके खिलाफ तुम खड़ी होना, ठीक है। तो इसमें आप और आगे लिखेंगे, उसे जलाकर मार दिया जाता है, जो दहेज नहीं देते उनको जलाकर मार दिया जाता है। कवि ने संदेश दिया है कि यदि नारी अपनी कोमलता, सरलता और भोलेपन के प्रति सचेत हो जाए और अपने शोषण के विरुद्ध आवाज बुलंद करने की थोड़ी सी हिम्मत करे तो अपने में पैदा कर ले तो वह शक्तिशाली बन सकती है। बस इस जो कन्यादान कविता हमें इसमें इतना ही बताया गया है। सेकंड क्वेश्चन है ख पार्ट, उत्साह कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। जो उत्साह कविता है हमें उसका भाव स्पष्ट करना है। तो उत्साह कविता किसके द्वारा रचित है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अट नहीं रही है, उत्साह, ये दोनों कविता मिक्स मतलब आगे एक ही कवि द्वारा है, आगे पीछे हैं, ठीक है। तो उत्साह शीर्षक कविता में कवि ने समाज में नई चेतना और सामाजिक परिवर्तन के लिए आह्वान किया है। कवि ने जीवन को व्यापक एवं समग्र दृष्टि से देखते हुए अपने मन की कल्पना और क्रांति की चेतना को समांतर रूप से ध्यान में रखा है। कवि बादलों को गरज गरज कर बरसने की बात कहता है। सुंदर और काले बादल बालकों की कल्पना के समान है। वे नई सृष्टि की रचना करते हैं, उनके भीतर वज्रपात की शक्ति छिपी हुई है। कवि को बादलों का आह्वान करता है कि वे पानी बरसाकर तप्त धरती की तपन दूर करके उसे शीतलता प्रदान करें। मतलब इसमें कवि ने जो उत्साह कविता है, जब अंग्रेजों ने हम पे गुलाम किया हुआ था तो तब ये कविता लिखी गई थी कि जो कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला लोगों को कहता है, लोगों को बादल के माध्यम से कहता है कि बादल तुम इतना बरसो कि इनके अंदर क्रांति उजागर हो। मतलब क्या इसमें बादल को एक क्रांतिकारी पुरुष के रूप में दर्शाया गया है। मैंने जो आपको बताया है ये आप लिख के आएंगे तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। तो अब गए पार्ट पढ़ते हैं। वैसे तो 2 करने हैं पर किसी ने अगर खैर गए किया है तो वो भी सुन लेगा। पठित पदों के आधार पर गोपियों को योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। तो गोपियाँ क्या कहती हैं? गोपियों को मतलब ये योग साधना वाला जो उद्धव लाए थे दृष्टिकोण की योग साधना का जो संदेश, वो उनको कैसा लगा, मतलब पठित पदों के आधार पे हमको बताना है। तो गोपियों को तो फर्स्ट बात ये लिखना, जो उद्धव द्वारा लाए गए योग संदेश को गोपियों ने कैसा बताया था? कड़वी ककड़ी के समान बताया था, जो गले से निगलना बहुत ही मुश्किल है। मतलब गोपियों ने क्या बताया था किसके बारे में? योग साधना के संदेश के बारे में, कि योग साधना उस कड़वी ककड़ी के समान है जिसे गले से निगलना बहुत ही कठिन है। मतलब आगे कहती हैं कि श्री कृष्ण ने तो कहा था कि हम मिलने आएंगे, 2 दिन में मिलने आ जाएंगे, ये कह के गए थे, पर वे वापस नहीं आए। तो जब ये उद्धव आए थे वहां पर, जो श्री कृष्ण के दोस्त हैं, वहां पर आकर उन्होंने गोपियों को योग संदेश दिया था, योग संदेश सुनाया था कि आप प्रेम, श्री कृष्ण से प्रेम मत कीजिए, वे तो भगवान है, उनका मतलब योग साधना कीजिए, उनकी भक्ति कीजिए, ये वगैरह कीजिए, तब आपको भगवान प्राप्त होंगे। पर ये कहती हैं कि हमें प्रेम ही सबसे सर्वोच्च है, प्रेम से कुछ भी नहीं है। तो गोपियाँ कहती हैं कि पहले ही वे कह के गए थे 2 दिन में मिलने आएंगे, और अभी उद्धव को योग संदेश देकर भेज दिया। जो उनके अंदर जो ज्योति जल रही थी उसके अंदर घी का काम किया, जो उनके अंदर विरह था, जो उसमें विरह में घी डालकर उनकी अग्नि को, उनकी जो मन की अग्नि थी जो श्री कृष्ण के प्रति थी, उसको और भड़का दिया। कि मतलब श्री कृष्ण तो मिलने आए ही नहीं, उद्धव को और भेज दिया योग साधना के साथ, जो कि कड़वी ककड़ी के समान है गोपियों के लिए। अगर आप ऐसा लिखेंगे तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। तो अब खंड ग में जाते हैं। खंड ग में जाने से पहले सभी बच्चे कमेंट कर दीजिए इतना मार्क्स जो तो कितना टोटल हो गया, उसमें से आपको कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो अब खंड ग पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, लेखक ने फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दीवक चमक क्यों कहा है? तो लेखक कौन है इसके?
सर्वस्वर दयाल सक्सेना जी इसके लेखक है, और उन्होंने जो फादर कामिल बुल्के हैं उनको मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है, ये प्रश्न है। तो इसको करते हैं। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, फादर कामिल बुल्के अपने हृदय में हर दिन दुखी के प्रति करुणा का भाव रखते थे, हर गरीब के प्रति करुणा का भाव रखते थे। वे एक बार जिस रिश्ता बना लेते थे उनसे जीवन भर निभाते थे। उनके हृदय में एक अनोखी दिव्य शक्ति थी जो बड़े से बड़े दुख के समय भी शांति की वर्षा करती रहती थी। उनके संपर्क में जो भी आता था उसका हृदय असीम शांति की अनुभूति करता था। क्रोध तो मानो उन्हें कभी छू भी नहीं सका था। इसी कारण लेखक ने उन्हें मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है, जो उचित प्रतीत होता है। आप इसमें चलिए अब स्टार्ट करते हैं भाग नंबर 2 हिंदी का। तो हमारा पहला व्याकरण है। व्याकरण के 16 प्रश्न है। तो पहला प्रश्न क्या है, जिस समास में पूर्व उत्तर पद दोनों ही डैश हों उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो इसमें प्रधान आएगा, जिस पूर्व उत्तर पद दोनों ही प्रधानों से द्वंद्व समास कहते हैं। तो पहले में हमारा प्रधान आएगा। दूसरा है त्रिफला और द्वार द्वार विग्रह कीजिए, समास विग्रह करना है। तो त्रिफला का क्या होगा, त्रिफला का होगा 3 फलों का समाहार या 3 फलों का समूह। और द्वार द्वार क्या होगा, हर घर या हर द्वार पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, संधि के खालिस्तान भेद हैं। संधि के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, नयन और संसार में संधि विच्छेद कीजिए। नयन का क्या आएगा, नई प्लस में अन्न, और संसार का क्या आएगा, सम मै को हलंत प्लस सार। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, निर्मल और उद्गम में उपसर्ग छाटिए। तो निर्मल में क्या होगा, नी विसर्ग लगेंगे पीछे, और उद्गम में क्या होगा, उत। छठा देखिए, सैनिक और कलमदान में प्रत्यय छाटिए। तो सैनिक और कलमदान में सैनिक में कौन सा है, सैनिक, सैनिक मतलब पीछे क्या लग रहा, इक, तो इक प्रत्यय हो गया। कलमदान में देखिए, कलमदान आन आ रहा है, तो आन प्रत्यय है। सातवां देखिए, अविकारी शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो अविकारी शब्द के 8 प्रकार होते हैं। प्रश्न नंबर 8वां देखिए, विकारी शब्दों को छाट कर लिखिए। तो कौन कौन से होंगे, एक रमणीय है, गाय है और उतना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जल के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। जल के 2 क्या, जल के तो बहुत होते हैं, अम्बुज होता है, पानी होता है, नीर होता है आदि। 2 बताने हैं, तो अब मैंने 3 बता दिए हैं। प्रश्न नंबर 10वां देखिए, मलिन और आधुनिक का विलोमार्थी शब्द लिखिए। मलिन होता है गंदा, तो उल्टा क्या होगा, स्वच्छ, साफ सुथरा। मलिन का स्वच्छ होगा, और आधुनिक मतलब नया, और आधुनिक का क्या होगा, प्राचीन मतलब पुराना। 11वां देखिए, अली के 2 अनेकार्थी शब्द लिखिए। अली का एक होगा भाई भंवरा, और एक होगा भ्रमर, अनेकार्थी, जो एक ही मीनिंग होता है। रचना की प्रश्न नंबर 12वां है, रचना की दृष्टि से वाक्य के खालिस्तान भेद हैं। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। प्रश्न नंबर 13वां देखिए, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो गागर में सागर भरने मुहावरे का अर्थ है थोड़े में ज्यादा मिलना। ठीक है, कम में ज्यादा मिलना। तो प्रश्न नंबर 14वां देखिए, जैसा देश वैसा भेष लोकोक्ति का अर्थ लिखिए। तो जैसा देश वैसा भेष की लोकोक्ति का अर्थ क्या है, परिस्थिति के अनुसार। ठीक है, परिस्थिति के अनुसार। तो प्रश्न नंबर 15वां देखिए, मुनीषु महाभट मानी अलंकार नाम लिखिए। तो मुनीषु महाभट मानी, मैं का ज्यादा वर्ण का उच्चारण हो रहा, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। प्रश्न नंबर 16 देखिए, प्रताही जगावत गुलाब चुटकारी दे, ये देव कविता से लिया गया, इसमें अलंकार का नाम बताना है। तो देखिए, इसमें जो गुलाब है वसंत रूपी बच्चे को चटकारी देकर, मतलब चुटकी बजाकर उठा रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि अब वसंत तो बच्चा है नहीं, प्रकृति है। मतलब कौन से प्रकृति का आरोप है, मनुष्य का आरोप है। जो मनुष्य की गतिविधियां अगर प्रकृति करने लग जाए तो उस अलंकार को मानवीकरण कहते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 7वां देखिए, अपरस रहत सने तगाते, यह तगा का अर्थ क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है दगा देना, सेकंड है सगा, थर्ड है बंधन, और फोर्थ है टूटना। तो इसका थर्ड आएगा बंधन। ठीक है। प्रश्न नंबर 8वां देखिए, उत्साह कविता में निदाक का क्या अर्थ है। तो उत्साह कविता में निदाक का अर्थ है गर्मी। ठीक है। अयमय, प्रश्न नंबर 19वां देखिए, अयमय खांड ना उखमय, यहाँ अयमय का क्या अर्थ है। तो इसमें अयमय का अर्थ है लोहे का बना हुआ। अयमय का क्या अर्थ है, लोहे का बना हुआ। प्रश्न नंबर 20वां देखिए, गोपियों के अनुसार योग शिक्षा कैसे मन के लोगों के लिए उचित है।
चंचल लोगों के लिए उचित है योग शिक्षा। ठीक है। प्रश्न नंबर 21वां देखिए, कवि ने सवैया में किसकी सुंदरता का वर्णन किया है? श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया है। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। कौशिक सुनु हूँ मंद के यही बालकू, ये शब्द किसने कहे थे? ये भाई सेकंड ऑप्शन परशुराम जी ने कहे थे। प्रश्न नंबर 23वां देखिए, अट नहीं रही है कविता में पाठ पाठ पर क्या बिखरी है? हमारा फर्स्ट ऑप्शन आएगा इसका शोभाश्री बिखरी हुई है, हरियाली हरियाली बिखरी हुई है, मतलब शोभाश्री आएगा, हरियाली भी है फोर्थ ऑप्शन, बट शोभाश्री आएगा। शोभाश्री पोएम में एक एग्जैक्ट वर्ड दे रखा है, पार्ट पार्ट पे क्या बिखरी हुई है। तो प्रश्न नंबर 24वां देखिए, कन्यादान कविता में कवि ने किसको धुंधले प्रकाश की पाठिका कहा है? वेरी सिंपल, बेटी को कहा है, बेटी अभी छोटी है और वो धुंधले प्रकाश की पाठिका है। प्रश्न नंबर 25वां देखिए, किसके शील स्वभाव के कारण परशुराम ने लक्ष्मण का वध न करने की बात कही थी? तो राम की वजह से वध न करने की बात कही थी, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26वां देखिए, गोपियों के लिए हारिल की लकड़ी के समान कौन है? श्री कृष्ण है, उद्धव है, सुदामा है, सूरदास है, तो फर्स्ट ऑप्शन है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी हैं गोपियों के लिए। प्रश्न नंबर 27वां देखिए, कन्यादान कविता में चेहरे पर मत रीझना से क्या निहित है? फटकार है, नसीहत है, तिरस्कार है, सम्मान है, तो ये नसीहत है, एक सुझाव है। प्रश्न नंबर 28वां, परशुराम ने लक्ष्मण के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है मूर्ख, सेकंड है उद्दंड, थर्ड है काल का ग्रास, तो ये तीनों ही शब्द उपयुक्त किए थे, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा उपयुक्त सभी। तो अब हमें निम्नलिखित गद्य खंड बहुव्रीहि के लिए प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर ये बुक से आ गए हैं। पहले कविता वाले प्रश्न थे अभी तक 17 से 28 तक, अब 29 से 40 तक कौन से हैं? जो हमारी कृतिका है और क्षितिज है, दोनों से। तो प्रश्न नंबर 29वां है, नेताजी की प्रतिमा टोपी की नाक से कोट के दूसरे बटन तक कितने फुट ऊंची थी? 2 फुट की थी, सेकंड ऑप्शन इज राइट। 30 क्वेश्चन देखिए, बाल गोविंद भगत गंगा स्नान करने किस साधन से जाते थे? वो किसी से नहीं जाते थे, वो पैदल जाते थे, इसलिए थर्ड ऑप्शन आएगा। फादर कामिल बुल्के के पिताजी क्या काम करते थे? वो एक व्यवसायी का काम करते थे, इसलिए सेकंड ऑप्शन आएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 32, नेताजी का चश्मा नामक पाठ गद्य की किस विधा में लिखा गया है? तो ये रेखा चित्र की विधा में लिखा हुआ है, कहानी की विधा नहीं है, नहीं निबंध की है, ना संस्मरण की, रेखा चित्र की है। तो प्रश्न नंबर 23वां है, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखने को मिला? जब उनके बेटे की मृत्यु पर उनका चरम उत्कर्ष देखने को मिला, उसका ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, फादर कामिल बुल्के कितने वर्षों तक जीवित रहे? तो 73 वर्षों तक जीवित रहे थे। तो 35वां देखिए, खीरे की फाकों को खीरे से बाहर फेंक कर नवाब साहब ने तौली से क्या निकाला? क्या किया? तौली से क्या किया था? चाकू साफ किया था, सीट पोछी थी, लोटा साफ किया था, या हाथ और ओठ पूछे थे? तो हाथ और ओठ पूछे थे। हालदार साहब, प्रश्न नंबर 36वें में, हालदार साहब किसकी देशभक्ति के सामने नतमस्तक थे? तो कैप्टन के सामने, देशभक्ति के सामने नतमस्तक थे। प्रश्न नंबर 37वां है, बाल गोविंद भगत ने तू जा नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चल दूंगा, यह आखिरी दलील किसके सामने रखी थी? तो ये पतहू के सामने रखी थी, सेकंड ऑप्शन। पतहू का अर्थ होता है बेटे की बहू, ठीक है। प्रश्न नंबर 38वां देखिए, फादर कामिल बुल्के के मन में पढ़ाई के दौर में क्या बनने की इच्छा हुई? पढ़ाई के दौर में क्या बनने की इच्छा हुई थी फादर की? सन्यासी बनने की हुई थी, ठीक है। कहाँ पर आए थे फादर कामिल बुल्के? रेम्स चैपल के रहने वाले थे बेल्जियम में, और फिर भारत आकर सन्यासी बने थे। प्रश्न नंबर 39वां है, नवाब साहब ने अपनी जेब से क्या निकाला? भाई रुमाल निकाला था, फोर्थ ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 40वां, खीरे की पनियाती फाके देखकर मुंह में पानी जरूर आ रहा था, यहाँ पनियाती का क्या अर्थ है? तो इसमें पनियाती का अर्थ है सेकंड ऑप्शन रसीली, ठीक है। अब बता दीजिए बच्चों, आपके कितने अंक आए हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। 40 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं? ठीक है, थैंक यू, दिस इज अमित वर्मा।